नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लेकर आए जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी तैयारी को मजबूत बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेंगे ये प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। डीपीएसपी की बात हो रही, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यह नागा जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सिक्किम लोसार उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, मणिपुर रासलीला के लिए प्रसिद्ध है, मेघालय वांगला उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। हार्नबिल पक्षी नागा संस्कृत प्रतीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताता हूं ध्यान से सुना करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राकेट का कार्य सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? आपसे पूछा है कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट गैसों को पीछे फेंकता है जिससे वह आगे बढ़ता है। प्रथम नियम क्या है न्यूटन का? प्रथम नियम जो न्यूटन के जड़त्व से संबंधित है। द्वितीय नियम बल एवं त्वरण से संबंधित है। न्यूटन के गति नियम फिजिक्स के मूल सिद्धांत है। रॉकेट अंतरिक्ष में भी कार्य कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर विज्ञान में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? आपसे पूछा है कि कंप्यूटर विज्ञान में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है या इंटरनेट पर किसी वेब पेज या वेबसाइट का पता होता है। वेब ब्राउजर यूआरएल की सहायता से वेबसाइट तक पहुंचता है। यूआरएल के मुख्य भाग हैं प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ होता है। www का भी पूरा नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का पूर्ण रूप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? आपसे पूछा है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इस समझौते में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से संबंधित और दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाते हैं। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? आपसे पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की
की इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता डेसिबल से में मापी जाती है। अत्यधिक ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अधिक ध्वनि से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल होता है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि लंबे समय तक हानिकारक हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था। आपसे पूछा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। आंदोलन के दौरान हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इसे समाप्त किया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड या जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। इसमें आयनित गैस होती है। सूर्य और अन्य तारों में मुख्य रूप से प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। गैस जो है पदार्थ की तीसरी अवस्था है। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। नियॉन साइन बोर्ड में प्लाज्मा का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 को। भाग 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व शामिल है। भाग 10 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भाग 9 जो है मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहां से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग की शुरुआत भारत में किस शासक ने करवाई थी। आपसे पूछा कि सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग की शुरुआत भारत में किस शासक ने करवाई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। उसके शासनकाल में भारत, चीन और रोम के बीच व्यापार बढ़ा। सिल्क रूट एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापार मार्ग है। कनिष्क ने चौथी बौसंगति करवाई थी। उसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट पर स्थित है। आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।
इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर या अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस कंट्री के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कंट्री के संविधान से लिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। इन्हें पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका मौलिक अधिकारों से प्रेरणा ली गई है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से प्रेरणा और जर्मनी मौलिक कर्तव्यों का सूत्र नहीं है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 66वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, या नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामुड्डी। अनामुड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनामुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है, यह केरला के इडुक्की जिले में स्थित है। अनामुड्डी पश्चिमी घाट में स्थित है या एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान के पास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। आपसे पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इस प्रश्न का राइट आंसर है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। जयदेव बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित संस्कृत काव्य है। बाकी विकल्पों की बात करें तो धर्मपाल जो दिया है पाल वंश के शासक थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक थे। गीत गोविंद भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध कृति है। इसमें 12 सर्ग और 24 गीत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होती है। आपसे पूछा कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। डोंग वैली सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर। इसे उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। पहले यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था। अब इसे अनुच्छेद 301 के तहत केवल कानूनी अधिकार बनाया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो 42वां संशोधन इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 61वां संशोधन मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 44वां संशोधन जनता पार्टी सरकार के समय हुआ था। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किस वर्ष बनाया गया। आपसे पूछा है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग किस वर्ष बनाया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। 2015 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।
नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। इसका मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय मंडल। तृतीय मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई मानी जाती है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र को वेदों का सार कहा जाता है। यह मंत्र 24 अक्षरों का है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सैडल पीक। सैडल पीक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। या उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये थे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।